नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम कक्षा 11 यानी 11th का सिलेबस हमारा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो यदि आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने 9th और 10th का यहाँ पे जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर दिया है और अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, जिसमें 9th का अलग से है और 10th का अलग से है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी जो ये लिंक है वो मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सेशन पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो, आज का हमारा टॉपिक है कृष्णा सोबती जी के बारे में। तो बहुत ही फेमस ये लेखिका रही हैं, और चलिए जानते हैं इनके बारे में। समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। तो शब्दों के आलोक में इन्होंने एक लेख लिखा था, निबंध लिखा था, तो उससे ये लिया गया है। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ भी आप ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। जीवन परिचय इनका थोड़ा सा। इनका जो जन्म है 18 फरवरी सन 1925 को गुजरात, पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान, यानी कि अविभाजित भारत में इनका जन्म हुआ था उस समय, और जो कि वर्तमान में पंजाब यानी कि पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक। प्रमुख रचनाएं: जिंदगी नामा, दिलोदानिस, ए लड़की, समय सरगम। ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस इनके ये उपन्यास हैं। ठीक है, तो ज़िंदगी नामा से तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, क्योंकि ज़िंदगी नामा जब इन्होंने उस उपन्यास लिखा था तो बेसिकली जो उसकी विषय वस्तु है वो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर के लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि लेखिका बेसिकली कहाँ की रहने वाले, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन बाद में विभाजन जब देखने को मिला तो वो भारत में वो रह जाती हैं, या भारत में उनका ससुराल कहें या उनका घर जो है भारत में होता है। तो वो उस समस्या को उन्होंने क्योंकि अपनी आंखों से देखा है, तो उसका वो बहुत ही उन्होंने रोचक वर्णन उसमें किया है, या मार्मिक वर्णन हम कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही फेमस ये उपन्यास है जिंदगी नामा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानियों में देख लेते हैं इनके। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के। तो ये कहानी संग्रह है इनके। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। हम हशमत, शब्दों के आलोक में। तो ये मैंने कहा था ना, शब्द चित्र है इनका, और संस्मरण कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, शब्दों के आलोक में और हम हशमत। ठीक। प्रमुख सम्मान की अगर हम बात करें तो साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, हिंदी साहित्य जो साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता भी इनको मिली थी। अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार, और एक पुरस्कार मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगी। 2017 को इनको हिंदी का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, कब मिला था? 2017 में मिला था। अब तो ये बात आपको बिल्कुल गांठ बांध देनी है। ठीक है, इसके बाद इनकी जो मृत्यु है 25 जनवरी 2019 को हुई थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। बिल्कुल, कहते हैं ना कि कम बोलो मगर मीठा बोलो, तो वही शैली इन्होंने यहाँ पर प्रयोग की है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों मरजानी जो कहानी है ना, उसके ये पात्र है। ठीक है, मित्रों, साहनी जो मैंने कहा था ना जिंदगी नामा, उसके ये पात्र हैं साहनी। ठीक है, हशमत हो गया आदि। तो ये पात्र जो हैं, जब जो भी व्यक्ति इनकी रचनाओं को पढ़ता है ना, तो ये पात्र जो है उन्हें हमेशा याद रहते हैं। ठीक। फिर है भारत पाकिस्तान पर जिन माफ़ कीजिएगा, भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखीं, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा।
बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, जो यशपाल है ना, उन्होंने झूठा सच एक उपन्यास लिखा है, उसकी भी आधारशिला या उसकी भी विषय वस्तु क्या है, भारत पाकिस्तान विभाजन है। ठीक, राही मासूम रजा का आधा गांव, ये आधा गांव भी भारत पाकिस्तान विभाजन पर लिखा गया है। भीष्म साहनी की का तमस, तो भीष्म साहनी ने जो तमस उपन्यास लिखा है ना, ये भी भारत पाकिस्तान विभाजन पर लिखा गया है। ठीक है, के साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। तो ये बात तो आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको दे रखी है ना, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि इनमें से कौन सा उपन्यास जो है भारत पाकिस्तान विभाजन पर लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो झूठा सच आपको याद रखना है, आधा गाँव याद रखना है, तमस याद रखना है, जिंदगी नामा, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये 4 उपन्यास तो सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे जो भारत पाकिस्तान के विभाजन पर लिखे गए थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज आपको पता चली। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति एक विशिष्ट स्थान कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हशमत नाम का चरित्र है वो किसका पात्र, किस संस्मरण का पात्र है, हम हशमत का है। ठीक, कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदादिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। ठीक, देखो मैं यहाँ पर आपको तरीका बता रही हूँ कि आपके प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं, आपको किस तरह से चीज़ों को याद रखना है। वरना किताबें तो आप मार्केट से ख़रीद सकते हो, एनसीईआरटी की तो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगी और आप उनको पढ़ सकते हो। लेकिन पूरा का पूरा मैं नहीं चाहती कि आप लोग, क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस भी बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा है अगर हम 6 to 12 तक का देखें, लेकिन सेलेक्टेड जो कंटेंट होता है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है, मैं यहाँ पर सिर्फ वही लेकर के आती हूँ, क्योंकि जो मेरा स्वयं का अनुभव है, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ से प्रश्न बनते हैं सिर्फ मैं वो चीज़ें आपको, क्योंकि कम समय में आपको अधिक करना होता है, तो इसलिए स्मार्ट स्टडी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है ये मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। वरना मैं चाहती तो मैं भी पूरा जो इनका जो लेख है, या जैसे पिछले में हमने नमक का दारोगा कहानी पढ़ी, तो पूरी कहानी मैं आपको पढ़ा सकती थी, लंबा वीडियो खींच सकती थी, लेकिन फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि सार रूप में मैंने आपको बताया कि कहानी का सार क्या है, जो यहाँ पे आपकी रचना रखी गई है एनसीईआरटी में, उसका सार क्या है, उसका विषय वस्तु क्या है, उसके पात्र क्या हैं, कब वो लिखा गया, ये सारी चीज़ें जो पूछी जाती हैं वो मैं सब आपको बताती हूँ। तो इतना डीप हमें घुसने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज़ आप अपने नॉलेज के लिए तो पढ़ सकते हो, मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी, क्योंकि आप किताब खरीद सकते हो, आप लोग नॉलेज के लिए पूरी रचना पढ़ सकते हो, आपने पढ़ी भी होगी, क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस तो हर कोई अपने जीवन में पढ़ता है, तो वही चीज़ें हैं। बाकी आपके प्रश्न की दृष्टि से कहाँ इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको वही बता रही हूँ, यानी स्मार्ट स्टडी हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे, यदि समझ में आ रहा है तो लाइक भी करते रहिए। चलिए फिर यहाँ पे जो आपका सिलेबस में इनके रखा गया है, मियाँ नसीरुद्दीन। ठीक, शब्द चित्र है ये, सबसे पहली चीज़ तो इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, मियाँ नसीरुद्दीन ना तो इनका उपन्यास है ना कहानी है। ठीक है, क्या है ये, शब्द चित्र है। ठीक, यानी कि उन्होंने क्या है, एक चित्र के माध्यम से एक याद, इनके जीवन की कोई घटना है, कोई बात है, उसको अपने दिमाग में रख करके उन्होंने उसका बहुत ही सुंदर शब्द चित्र खींचा है, यानी कि उस पर लिखा है। चलिए हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। अब जो हम हशमत हमने कहा ना, उसका पात्र क्या है, हशमत है। ठीक, तो हम हशमत एक शब्द चित्र है, उसका एक अंश इन्होंने यहाँ पे मियाँ नसीरुद्दीन के रूप में लिया है। ठीक है, इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति हैं मियाँ नसीरुद्दीन। ठीक है, इस जो मियाँ नसीरुद्दीन है उनके व्यक्तित्व पर ही यहाँ पे लिखा गया है ये बेसिकली। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने ख़ानदानी महारत
को बताते हैं, यानी कि जो रोटी पकाने की उनका जो अंदाज़ है वो क्या है, उसको कह रहे हैं कि ये हमारी क्या है, ख़ानदानी महारत है, यानी कि हमारे ख़ानदान में ही ये परंपरा है, उनको ही ये महारत हासिल थी। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। ठीक है, तो ये हम उसमें जो साइकोलॉजी है उसमें भी हम पढ़ते हैं, जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसमें भी पढ़ते हैं करके सीखने का सिद्धांत, लर्निंग बाय डूइंग जो पढ़ते हैं ना, तो इस सिद्धांत को ये फॉलो करते हैं यहाँ पे। और यानी कि जो चीज़ हम सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं, हम उस चीज़ को जब प्रैक्टिकल करते हैं ना तभी उस चीज़ को हम अच्छे से सीखते हैं। जैसे मान लो आपको व्याकरण में वर्तनी अशुद्धियाँ आपसे बहुत होती हैं, तो अगर आप उसको पढ़ रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे याद हो गई, अब मैं गलती नहीं करूँगा, लेकिन जब 4 ऑप्शन आपके सामने आते हैं तो आप फिर वही गलती दोहराते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको वो शब्द लेना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है, उसको उच्चारित करने की प्रैक्टिस करनी है। बार बार जब आप इस चीज़ को करोगे तो आपका ये जो सीखने का जो वो है तो वो आपका बढ़ जाएगा, यानी कि फिर आपकी गलती ना के बराबर या नहीं ही होंगी। ठीक, तो इस तरह से करके सीखने का सिद्धांत यही कहता है कि कोई भी चीज़ अगर आप सीख रहे हो तो पहले आप उसको करो, यानी कि उसको प्रैक्टिकल करो, और फिर आपको आसानी से वो लंबे समय तक स्थायी रूप से कह सकते हैं याद हो जाएगा। ठीक, चलिए, जो शब्द चित्र है उसकी क्या यहाँ पे विषय वस्तु है ये तो मैंने बता दी कि एक व्यक्ति है मियाँ नसीरुद्दीन, वो रोटी पकाने का उनमें एक ख़ास अंदाज से वो रोटी पकाते हैं और वही चीज़ जो है लेखिका देख रही है। ठीक है, जैसे हम कहीं किसी दुकान पर जाते हैं ना, कहीं पर भी जाते हैं तो कोई चीज़ हमें अलग से लगती है तो हम उसको बड़ी गौर से देखते हैं, ऑब्ज़र्व करने लगते हैं। तो वैसे ही लेखिका तो हर चीज़ में ऑब्ज़र्व, क्योंकि एक जो लेखक होता है वो तो उसका व्यक्तित्व ही ऑब्जर्वेशन का होता है, वो हर चीज़ को बड़ी ध्यान से गौर से देखता है कि कहाँ से वो उस चीज़ के बारे में, मतलब उसकी पहली दृष्टि उस पर लगी रहती है। तो ऐसे ही लेखिका ने उस व्यक्ति को जब जो मियाँ नसीरुद्दीन है उनकी कला को देखा कि किस तरह से वो रोटी पका रहे हैं, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती हैं और उनके पास जाती हैं, पूछती हैं उनसे कि आपने ये महारत कहाँ से हासिल की। तो वो व्यक्ति बड़े मजाकिया अंदाज में, या अपना उनका व्यक्तित्व भी एकदम अलग से है, तो वो अपने ख़ानदानी परंपरा या ख़ानदानी महारत इसको मानते हैं और फिर उसके बारे में लेखिका को बता रहे हैं। तो ये शब्द चित्र है, एक घटना है लेखिका के जीवन की, उसको उन्होंने यहाँ पे अपनी लेखनी के माध्यम से कागज़ पर उतारा है। ठीक, तो यही इसकी विषय वस्तु है, आपको यहाँ पे पात्र याद रखना है और मियाँ नसीरुद्दीन हम हशमत, ठीक है, इससे लिया गया है। चलिए, अब कहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है, शब्द छवि यानी कि जो शब्द संपदा है उससे आपके प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, जैसे नान बाई एक शब्द है, तो नान बाई का मतलब क्या है, तरह तरह की रोटी बनाने बेचने का काम करने वाला, उसे कहते हैं नान बाई। ठीक, काइयाँ का मतलब होता है धूर्त या चालाक, ये उर्दू फारसी के जो शब्द हैं वो लिए गए हैं यहाँ पे। ठीक, पेशानी यानी माथा या मस्तक, अखबार नवीस यानी कि पत्रकार, उस समय अखबार, क्योंकि उर्दू भाषा में पत्रकार को क्या कहते हैं, अखबार नवीस कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। खुराफत का मतलब होता है, खुराफात यानी कि शरारत करना। इल्म का मतलब होता है जानकारी, ज्ञान या विद्या। आपने कई बार सुना भी होगा कि इसका मुझे कोई इल्म नहीं है, यानी कि कोई जानकारी नहीं है। ठीक, नगीना साज मतलब नगीना जड़ने वाला। मीना साज का मतलब होता है मीनाकारी करने वाला, मीनाकारी एक कला है बेसिकली। ठीक है, रंगरेज का मतलब होता है कपड़ा रंगने वाला। वालिद का मतलब होता है पिता। अख्तियार का मतलब होता है अपनाना। मरहूम का मतलब होता है जिसकी मृत्यु हो चुकी हो। मोहलत का मतलब कार्य विशेष के लिए मिलने वाला समय। ठीक है, मोहलत। फिर है लम्हा भर यानी कि क्षण भर। नसीहत का मतलब होता है सीख या शिक्षा, कई बार हम प्रयोग भी करते हैं कि ज़्यादा नसीहत मत दिया करो, यानी कि ज़्यादा सीख मत दिया करो, कहते हैं ना, तो वही चीज़ है। आपको शब्दों को थोड़ा वाक्य प्रयोग करके जब आप करोगे ना प्रैक्टिकल, तो तब आपको ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे। तो इसीलिए जो ये वाक्य दिए हुए हैं ना, तो इनको वाक्य जो ये शब्द दिए हुए हैं इनको वाक्य में प्रयोग करना सीखिए, तब जा कर के आप अच्छे से इनको याद रख पाओगे। ठीक, बज़ा फरमाना मतलब होता है ठीक बात कहना। शागिर्द का मतलब होता है शिष्य। परवान करना मतलब उन्नति की तरफ बढ़ना। जमात का मतलब होता है कक्षा या श्रेणी। ठीक, उर्दू भाषा के शब्द हैं, कहते हैं किस जमात में पढ़ रहा है, तो
ये कक्षा या श्रेणी को कहते हैं। रुखाई का मतलब होता है उपेक्षित भाव। तरेरा का मतलब घूर कर देखा। ठीक। रुमाली का मतलब एक प्रकार की रोटी। आजकल तो आपने बहुत सुनी होगी क्योंकि हर कोई इनके शौकीन है ना। जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हमारा मतलब कई लोगों का क्या रहता है कि हमें रुमाली रोटी खानी है ना। तो अब तो घर में भी बनने लग गई है। एक प्रकार की रोटी जो रुमाल की तरह बड़ी और बहुत पतली होती है, तो उसे क्या कहते हैं? रुमाली रोटी। ज़हमत उठाना का मतलब है तकलीफ, झंझट या कष्ट उठाना। ठीक। मज़मून का मतलब होता है मामला या विषय। तो ये जो उर्दू फ़ारसी की जो शब्द हैं ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं, क्योंकि कई बार आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि ये इसका मतलब क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, तो जो भी इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। कृष्णा सोपती जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उनकी रचनाएं आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी आप किसी भी साहित्यकार को पढ़ते हो ना, तो उसकी रचनाएं आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वहाँ से उनकी रचनाओं को पूछने का। और रचनाओं में भी कैसे, उपन्यास अलग से याद रखने हैं, कहानियाँ अलग से, क्योंकि जो बहुत जैसे कृष्णा सोपती बहुत फेमस रही हैं, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो उनके जो लोग बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं उनकी तो सारी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, A to Z। ठीक है। कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, आपको ये होना चाहिए कि अब तो कुछ भी पूछ ले, हमें सब आता है। तो इस तरह का आपके मन में एक भाव होना चाहिए। ठीक। तो ये था हमारा आज का वीडियो कृष्णा सोपती जी के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। यहाँ से कोई भी अगर प्रश्न और बनते हैं तो मैं आपको अलग से वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ तो बिल्कुल शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि आपका कर्तव्य है हमारे प्रति थोड़ा सा गुरु दक्षिणा के तौर पे। हम जब आपके लिए इस ठंड में इतना एफर्ट्स कर सकते हैं, तो आप लोग भी तो थोड़ा एक बिस्तर के अंदर बैठ के एक लाइक तो ज़रूर कर सकते हो ना, एक शेयर तो कर सकते हो। तो चलिए, इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।